हेलो एवरीवन, वेलकम टू सो एजुकेशन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र एफएसओ 2023 में जो रिक्रूटमेंट आने वाली है उसको लेकर के। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे कि जैसे कि अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत सारे डाउट्स हैं अभी आपके मन में, क्योंकि ये जो महाराष्ट्र एफएसओ का जो एग्ज़ाम है ये डिफरेंट स्टेट में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है उनसे बिल्कुल अलग है। सेंट्रल की तरफ से जो एफएसओ का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है उससे भी बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर आपको समझना जरूरी है कि आप देखोगे कि डे बाय डे एफएसओ का जो लेवल है वो इंक्रीज होता जा रहा है। या तो पैटर्न में कुछ चेंजेस आ रहे हैं या तो एग्जाम के लेवल में डिफिकल्टी आ रही है। तो आगे आने वाले टाइम पे आप देखोगे धीरे धीरे कुछ ना कुछ चेंजेस पैटर्न में या फिर सिलेबस में होते चले जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आज इस पर्टिकुलर वीडियो में, जैसा कि अगर आप महाराष्ट्र एफएसओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो प्री एग्जाम का सिलेबस क्या होगा और इसमें कितने मार्क्स का पेपर होगा, दूसरी चीज़ यहाँ पर मेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होगा और मेंस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बात है कि पेपर 1 पेपर 2 में कौन कौन से पोर्शन आएंगे उन सभी के बारे में बात करेंगे। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अदर स्टेट कैंडिडेट आर एलिजिबल और नॉट। ठीक है, तो इसको लेकर के भी हम बात करेंगे। तो सारे जो भी डाउट है इनसे रिलेटेड वो सारे डाउट इस पर्टिकुलर वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। बाकी अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन आप चाहते हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना, जिससे आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो आप तक पहुंच पाए। इसके साथ ही साथ आप हमसे इंस्टाग्राम पेज पर जुड़ सकते हो, सो एजुकेशन _ऑफिशियल के नाम से है। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो करो। आप सिंपली सो एजुकेशन सर्च करोगे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप एफएसओ बनना चाहते हो तो सो एजुकेशन इंडिया में अभी एक यूट्यूब चैनल है और आप देखोगे कि हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी है। तो पूरी तरीके से एफएसओ के लेकर के डेडिकेटेड है। तो आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एक 1 स्टेप सॉल्यूशन आपके लिए हो सकता है। ठीक है, तो आप हमसे जुड़ सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में प्री और मेंस एग्जाम के बारे में बात करने से पहले हम सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि अदर स्टेट कैंडिडेट्स आर एलिजिबल और नॉट। ठीक है, इस पूरी वीडियो में आपसे जो भी इंपॉर्टेंट बातें की जाएगी उनको आप ध्यान से सुनना, जिससे आप डिसीजन ले पाओगे कि इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए करना चाहिए, क्योंकि जो आपका इंपॉर्टेंट टाइम है वो बहुत कीमती है। ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि इस ऑल ओवर प्रिपरेशन में आपको करीब 10 से 11 महीने का जो टाइम है वो आपका इसमें इन्वॉल्व रहेगा और फुल डेडिकेशन के साथ में आपको इसको टाइम देना होगा। ठीक है, तो अगर आप ऑलरेडी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप कोई और एग्जाम देने जा रहे हो, तो ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है, तब आपको ये समझ में आएगा कि आपको इसको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, अदर स्टेट की अगर हम बात करते हैं, जो एमपीएससी का जो एफएसओ का एग्जाम है, अगर हम अदर डिफरेंट स्टेट जैसे यूपी, बिहार, किसी भी स्टेट की बात करें तो हर एक स्टेट में, यहाँ तक कि एमपीएससी में भी आप देखोगे कि किसी भी स्टेट के कैंडिडेट को किसी अदर स्टेट में अप्लाई करने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। सभी लोग एलिजिबल हैं। जिस भी स्टेट में रिक्रूटमेंट आती है वहां का जो अनडिजर्व कोटा होता है वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आपको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप एलिजिबल हो अदर स्टेट में। बट क्या है कि एमपीएससी का जब आप एग्जाम दोगे तो जब आप प्री एग्जाम में बैठोगे तो यहाँ पर आपको कुछ महाराष्ट्र के बारे में कुछ जीके वाला पोर्शन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और वहाँ की इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि जब आप एमपीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हो अदर स्टेट से तो आपको वहां की जीके पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो जीके भी कोई छोटी मोटी जीके नहीं होती, यानी कि ऑल ओवर आपको हिस्ट्री और वहां का क्या बैकग्राउंड रहा है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आपको प्री एग्जाम में अच्छे मार्क्स जब आप लाओगे तब आप यहाँ पर मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल होगे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद में मेंस का जो सिलेबस है वो एक मतलब जनरल आप देखोगे कि टेक्निकल पोर्शन है, जहां पर फूड प्रोसेसिंग, केमिस्ट्री और रूल्स एंड रेगुलेशन, एफएसएसएआई से रिलेटेड चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो वहां पर तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पर मेन प्रॉब्लम यही है कि जब तक आप प्री एग्जाम नहीं क्वालिफाई करोगे आप मेंस के लिए एलिजिबल नहीं होगे। बट प्री एग्जाम में कुछ स्टेजेस हैं जिनको आपको क्वालिफाई करना होगा, तब जाकर के आप मेंस के लिए एलिजिबल होगे।
तो अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट हो तो आपको इन बातों का बहुत ध्यान रखना है कि जो इसमें सिलेबस, अगर आप उससे फैमिलियर हो, अभी मैं आगे सिलेबस डिस्कस करूंगा, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको पढ़ लेना है सिलेबस कि हाँ ये सारी चीजें अगर आप कर सकते हो तभी आप यहाँ पर अप्लाई करना, ठीक है। देखो दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, आपको कौन कौन सी स्टेजेस से होकर के गुजरना पड़ेगा। अगर हम एग्जाम स्टेजेस की बात करें तो यहाँ पर टोटल 3 स्टेज आपको देखने को मिलेंगी। स्टेज नंबर 1 की अगर बात करते हैं तो स्टेज नंबर 1 में प्री एग्जाम होगा, जिसको प्रीलिमिनरी भी बोलते हैं, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। उसके बाद में जब आप स्टेज 2 में जाएंगे, जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे, स्टेज 2 में जब आप मेंस लिखेंगे अपना, जो कि डिस्क्रिप्टिव मैनर में होगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ये आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, जो कि 400 मार्क्स का होगा, और यहाँ पर आपको 2 पेपर देने होंगे, ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं स्टेज नंबर 3 की, तो वो आपका इंटरव्यू होगा, 50 मार्क्स का होगा। ये आपके जो प्री एग्जाम होगा, इसके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जोड़ने होते हैं, ये क्वालिफाइंग नेचर होता है। आपको मेन जब आप प्री क्वालिफाई कर लोगे तब आप इसके लिए एलिजिबल होगे मेंस के लिए, फिर आप इन दोनों एग्जाम को दोगे, यानी कि इंटरव्यू फेस करोगे और अपना मेंस लिखोगे, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि इन तीनों स्टेज में मेरे हिसाब से आपको 10 से 11 महीने इसमें आप पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व रहोगे, क्योंकि प्री होगा, प्री के बाद मेंस होगा, मेंस के बाद में आपका इंटरव्यू होगा। ऑल ओवर आप समझ सकते हो कि 10 से 11 महीने मिनिमम आपको इस पूरे प्रोसीजर में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। इन्वॉल्व इस तरीके से आपको रहना पड़ेगा कि आपके लिए एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए टाइम नहीं होगा, अगर आप फुल डेडिकेशन के साथ इस पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रीसियस टाइम है। अगर आप उसको इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपको यहाँ का जीके पढ़ना पड़ेगा। अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपको इस जीके के साथ ही साथ आप देखोगे कि उससे रिलेटेड वहाँ का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वगैरह जो आपसे पूछा जा सकता है, उस चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है, तब जाकर के आपको यहाँ पर चीज़ें जो है वो प्रिपेयर करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर हम एमपीएससी प्री एग्जाम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सपोज दैट कि अगर मान लेते हैं कि आप इसके लिए अप्लाई कर देते हो तो जो आपका एक्सपेक्टेड जो एग्जाम है वो जून में होगा, ठीक है। प्री एग्जाम आपका जून में होगा, तो फेब में एक्सपेक्टेड है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या फिर किसी अदर स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको फेब में करीब देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे कि जो आपका एग्जाम होता है, ठीक है, जो आपका एग्जाम होता है वो जून में होता है प्री एग्जाम, और उसका भी जो मेंस होता है आपका कब होता है, सितंबर अक्टूबर में होता है। तो इसकी भी जो टाइम ड्यूरेशन एक्सपेक्टेड है वो सेम है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप यूपीएससी को लेकर के डेडिकेटेड हो, फिर आप इसके लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो प्री तो प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि प्री में आप इतनी ज्यादा चीजें पढ़ लेते हो, बट मेंस जो है वो दोनों का डिफरेंट है। तो अगर आप यूपीएससी का मेंस लिख रहे हो वो भी आपका सितंबर में आ जा रहा है, फिर अगर आप यहां पर एमपीएससी एफएसओ का मेंस लिख रहे हो तो चीजें क्लैश करेंगी, तो आपको इसको मैनेज करना होगा। अगर आप मैनेज नहीं कर पाते हो तो आपको, अगर आप यूपीएससी का ऑलरेडी अटेम्प्ट दे चुके हो और अगर आप आगे देने वाले हो तो आप उसी को लेकर के डेडिकेटेड रहो, आप इस तरफ मत आओ, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएंगी चीजें। अब उनकी बात करते हैं जो लोग, मतलब एक तो हो गए जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर प्री में कोई इशू नहीं होने वाला, ठीक है। वो आराम से चीज़ों को थोड़ा सा और अच्छे से महाराष्ट्र का जीके वगैरह पढ़ लेंगे, वो संभाल लेंगे, चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे ऑलरेडी जो एमपीएससी की प्रिपरेशन कई सालों से स्टेट सर्विसेज की कर रहे होंगे और कई सारे अटेम्प्ट भी दे चुके होंगे ना, उनके लिए यहाँ पर एक एडवांटेज ये रहेगा कि ऑलरेडी आप स्टेट का जो नेचर है, एग्जाम का जो नेचर है प्री एग्जाम का, उनसे आप फैमिलियर हो, तो आप यहाँ पर इजिली आप चीजें कर पाओगे। उसके बाद में जो आपको पूरा शिफ्ट हो प्रिपरेशन जो करनी है आपको डेडिकेशन के साथ में, वो आपको मेंस की करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो एडवांटेज रहेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये कर नहीं सकते हो, तो आप कोई भी कैंडिडेट अगर फ्रेशर देख रहा है, यहां पर ये कहने का मतलब नहीं है कि आपके पास में वो कैपेबिलिटीज नहीं है कि आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हो। मैं ये कह रहा हूं कि किसके लिए थोड़ा सा यहां पर इजी पड़ेगा। एक यूपीएससी की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग यहां पर जीके वगैरह से अवेयर होंगे अच्छे से, वो यहां पर चीजों को कर पाएंगे। थोड़ा सा उनको महाराष्ट्र का जीके पढ़ना होगा और वो कर लेंगे, क्योंकि यूपीएससी में हम ऑल ओवर सारे ही स्टेट के बारे में, वहां की हिस्ट्री और ये सारी चीजों को पढ़ते हैं। फिर जब हम एमपीएससी की बात करते हैं, जो लोग ऑलरेडी एमपीएससी का अटेम्प्ट दे चुके हैं किसी भी मतलब एमपीएससी स्टेट सर्विसेज में किसी भी पोस्ट के लिए, तो वो यहाँ पर आसानी से इन चीजों को कर पाएंगे। उनके लिए मेन जो काम है वो मेंस का है, ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं अदर स्टेट से। कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने अदर स्टेट का पीसीएस एग्जाम दिया है, ठीक है, या फिर उन्होंने अभी तक कोई भी स्टेट सर्विसेज का कोई एग्जाम नहीं दिया है, ना ही
सेंट्रल सर्विसेज यानी कि यूपीएससी का कोई एग्जाम दिया है तो उनके लिए यहाँ पर बहुत सोच समझ के अपना टाइम देना है, क्योंकि आपको यहाँ पर अगर कोई रिजल्ट नहीं मिलता है या फिर अगर आप इस यह सोच करके इस फील्ड में एंटर कर रहे हो कि आप आगे चल के भी स्टेट सर्विसेज के एग्जाम दोगे तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो, वरना आप इस एग्जाम को छोड़ सकते हो और आप जो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम होता है जो एफएसएसएआई कंडक्ट कराता है उसके लिए, यानी कि एफएसएसएआई जो कंडक्ट कराता है उसके लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप उसी के लिए अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो, इसमें आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखो अगर हम सिलेबस की बात करें, जो स्टेट सर्विस प्री एग्जाम जो होगा आपका, यहां पर आपके दो पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, बोथ आर कंपलसरी। और यहां पर 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। और यहां पर जो स्टैंडर्ड रहेगा वो डिग्री लेवल का रहेगा। पेपर वन में क्या आएगा, पेपर 1 में कोर जी के पोर्शन आएगा। ठीक है, ये जो यहां पर दिया गया है, लैंग्वेज जो है वो मराठी इंग्लिश रहेगी, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा। उसके बाद में देखो यहां पर जो पेपर 1 रहेगा, मैं जो पेपर 1 बात कर रहा हूं ये प्री एग्जाम की बात कर रहा हूं। प्री एग्जाम का पेपर 1 एंड पेपर 2 डिफरेंट है, मेंस एग्जाम का पेपर 1 पेपर 2 डिफरेंट है, वो हम आगे देखेंगे। तो यहां पर जो पेपर 1 होगा उसमें देखो एक तो करंट इवेंट ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट का जो भी करंट अफेयर है महाराष्ट्र का वो पढ़ना होगा। नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस क्या है स्टेट के रेस्पेक्ट में, और जो भी ऑल ओवर नेशनल लेवल पे क्या क्या चीजें चल रही हैं वो सारी चीजें। उसके बाद में देखो यहां पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना पड़ेगा आपको विथ स्पेशल रेफरेंस टू महाराष्ट्र। ठीक है, एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो यहां पर आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसका महाराष्ट्र से क्या रिलेटेड है, कौन कौन से ऐसे मतलब एमिनेंट पर्सन थे जो यहां पर इन्वॉल्व हुए थे नेशनल मूवमेंट्स में, स्पेशली फ्रॉम द मराठा रीजन, तो उनके बारे में आपको पढ़ना है। और यहां पर जो हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र यानी कि जो पूरा मराठा एम्पायर था, ठीक है, उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से चीजें पढ़नी होंगी। बाकी जब हम जनरल सेंट्रल का एग्जाम देते हैं तो इतना डीप में नहीं जाते हैं, स्टेट स्पेसिफिक इतना नहीं होते, बट यहां पर आपको महाराष्ट्र के बारे में पूरी हिस्ट्री अच्छे से पढ़नी होगी। उसके बाद में महाराष्ट्र, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो महाराष्ट्र की ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप देखोगे कि जब तक आप पूरा वर्ल्ड लेवल पे नहीं पढ़ोगे तब तक आपको चीजें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। तो इसमें आगे जब आप जाओगे ज्योग्राफी में, देखो यहां पर लिखा गया है फिजिकल, एक टर्म लिख दिया गया फिजिकल। जब आप फिजिकल के अंदर जाओगे तो यहां पर आप जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, वो क्लाइमेटोलॉजी, उसके बाद में ओशियनोग्राफी, इन सब के बारे में आप पढ़ोगे तो ये बहुत बहुत वास्ट पोर्शन है। तो इसको पढ़ने के लिए भी अगर आप एज अ बिल्कुल फ्रेशर हो तो इस प्री के सिलेबस को भी फिनिश करने के लिए मिनिमम 6 मंथ आपको चाहिए ही चाहिए, अगर आप बहुत अच्छे से डेडिकेशन के साथ पढ़ते हो। उसके बाद में आप देखोगे कि सोशल ज्योग्राफी क्या है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी की अगर हम बात करें जिसमें आप वाटर रिसोर्सेस हो गया, ठीक है, उसके बाद में देखो कि आप एग्रीकल्चर रिसोर्सेस हो गया, मिनरल रिसोर्सेस हो गए, तो इन सब के बारे में आपको ज्योग्राफी में पढ़ना पड़ेगा। फिर जब आप आगे बढ़ोगे तो महाराष्ट्र और इंडिया की पॉलिटी एंड गवर्नेंस क्या है। तो जब तक आप पूरे नेशनल लेवल पे नहीं समझोगे कि जो गवर्नेंस हमारी कैसे काम करती है, फिर आप स्टेट स्पेसिफिक नहीं समझोगे कैसे होती है। तो उसके इंडिया और जो महाराष्ट्र है उसका पूरा गवर्नमेंट सिस्टम आपको समझना पड़ेगा। यानी कि जब सेंट्रल की बात करते हैं तो वो प्रेसिडेंट से लगा करके पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और ये सारी चीजें पूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी, और स्टेट में भी ऐसे ही गवर्नर और लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, इन सब के बारे में पूरा कौन कौन से रीजन है, कितने एमएलए हैं, ये पूरा मतलब पॉलिटी में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पंचायती राज और अर्बन गवर्नेंस और इनके बारे में, और पब्लिक पॉलिसी राइट्स इश्यूज क्या हैं इनके बारे में, ठीक है। उसके बाद में देखो आपको यहाँ पर इकोनॉमिक के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक छोटा सा वर्ड आपको यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर भी काफी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। पॉवर्टी क्या होती है, ठीक है, इसमें कौन कौन सी कमिटीज थी जिन्होंने अपने अपने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे, ठीक है, इंक्लूजन हो गया। तो ये पूरा मतलब इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि मतलब जब तक आप कुछ चीजों को अगर स्किप करते जाओगे तो आप ऑल ओवर क्या कॉन्सेप्ट है नहीं समझ पाओगे, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सब आपस में कोरिलेट करते हैं। तो आपको कहने का मतलब है पूरा जनरल स्टडीज पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर इन्वायरमेंट भी पढ़ना पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज वगैरह इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जनरल साइंस का भी ऑप्शन है, ठीक है। तो इन सारी चीजों के लिए देखो बेटर सोर्स क्या हो सकता है, एक तो एनसीईआरटी हो सकती है, जो भी नेशनल लेवल पे आप एनसीईआरटी को फिनिश करोगे। उसके बाद में जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की जो बुक्स होती हैं उनको आप यहाँ पर फिनिश कर सकते हो, ठीक है, यानी कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र की बुक्स हैं उनको आप पढ़ सकते हो, महाराष्ट्र बोर्ड की, और साथ ही साथ आप एनसीईआरटीज को भी फॉलो कर सकते हो, कहीं कहीं पे वो आपके लिए बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है। उसके बाद में ये जनरल साइंस की अगर बात करें तो यहाँ पर जो आपकी एनसीईआरटी है वो बहुत अच्छे से काम करेंगी।
इसके साथ साथ आप कोचिंग भी ले सकते हो, क्योंकि अगर आपको नहीं नॉलेज है तो बेटर होगा कि अगर आप कोचिंग ले सकते हो तो आप कहीं पर भी जनरल स्टडीज़ की कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग अटेंड कर सकते हो। आपको पहले से देखना है कि वहाँ पर कैसे आपको चीज़ें प्रोवाइड करी जा रही हैं। बाकी स्वाय एजुकेशन की तरफ से जीएस के लिए हम अभी कोई कोर्स लॉन्च नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पेपर 2 की बात करें अगर प्री एग्जाम की, तो पेपर 2 में क्या होता है, जैसे सी सैट होता है ना आपका, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, तो सेम यहाँ पर वही सिलेबस है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि कॉम्प्रीहेंसर और जो इंटरपर्सनल स्किल्स वगैरह हैं, उसके बाद में लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग और जनरल मेंटल एबिलिटी और बेसिक जो न्यूमेरिकल एबिलिटीज होती हैं उनके बारे में यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर उसके साथ साथ देखो यहाँ पर मराठी एंड इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन स्किल यहाँ पर चेक करी जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, अगर कुछ क्वेश्चन आप छोड़ भी दोगे तो भी उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, बट आपको ऑल ओवर पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए अगर आपको उस पर अच्छा कमांड है तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये एप्टीट्यूड वाला पोर्शन हो गया, पीछे जो था वो जीएस वाला पोर्शन हो गया, यानी कि पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ आर क्वालिफाइंग फॉर प्री एग्जाम। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्री एग्जाम में सिलेबस कैसा है और अच्छा खासा आपका टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि अगर आप प्री एग्जाम के लिए पहले से प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑलरेडी आपको एक्सपीरियंस होगा, आप दे चुके होगे एग्जाम ऑलरेडी। अब हम बात करते हैं मेंस के बारे में कि मेंस का सिलेबस और मेंस के बारे में जो भी टॉपिक है उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कैसे आपको उनको कवर करना है, ठीक है। तो यहां पर देखो अगर हम बात करते हैं मेंस में, ठीक है, अगर हम मेंस के सिलेबस की बात करते हैं तो यहां पर भी आपके 2 पेपर हैं, ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो सबसे पहले अगर हम पेपर 1 की बात करते हैं तो यहां पर 2 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, सेक्शन ए एंड बी, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं यहां पर, अगर हम बात करते हैं पेपर 2 की, तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, 4 सेक्शंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पेपर 1 में देखो जो सबसे पहला सेक्शन है वो है केमिस्ट्री के सिलेबस का। तो केमिस्ट्री का सिलेबस यहां पर देखो जो भी चीजें दी गई हैं कि बेटर होगा कि सबसे पहले आप एनसीईआरटीज को फॉलो करो, जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है उनको आप फॉलो करो। उसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह उनको आप देख सकते हो। जब आपका एकदम बेसिक जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर उन पे आपका कमांड हो जाता है तब आपको जो हायर लेवल की बुक्स हैं उनको पढ़ना चाहिए। बाकी हम अभी आगे बात करेंगे कि जो हम आपको वीडियोस वगैरह प्रोवाइड करेंगे उनमें आपको कैसे हेल्प मिल सकती है। तो यहाँ पर पीरियडिक टेबल वगैरह के बारे में सारी चीजें पढ़ना है। फिर उसके बाद में बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और देयर नॉमेनक्लेचर हो गया। फिर मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद में केमिकल कैलकुलेशंस वगैरह हो गई, वो सारी चीजें आपसे यहाँ पर पूछी जाएंगी। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी का, मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो कॉमन आपका 12th और 11th में जो सिलेबस होता है ना वही यहाँ पर है, उससे ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें नहीं है, बट आपको बहुत अच्छे से चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। और उसके बाद में क्योंकि यहाँ पर आपको मेंस में डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। देखो पीछे ऑब्जेक्टिव की अपने कुछ बेनिफिट हैं, अपने कुछ नुकसान है, मेंस के अपने कुछ बेनिफिट हैं, अपने कुछ नुकसान है। तो मेंस पेपर में ये रहेगा कि आप सेम सोर्सेज को फॉलो करोगे बट आप अपने आंसर में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हो, बट आप प्री में ऑब्जेक्टिव पेपर में कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते हो। जो आप एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन अपने आंसर्स में करोगे वही जाकर के कहीं ना कहीं आपके मार्क्स जो है उसमें बढ़ेंगे और उन्हीं की वजह से हो सकता है आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेंस में सब लोग पढ़ते तो सेम सोर्स हैं बट सबका अप्रोच अलग अलग होता है आंसर लिखने का, वो सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। उन सभी के बारे में हम अपने कोर्स में बात करेंगे कि कैसे आप अपना आंसर अच्छा कर सकते हो, क्योंकि सभी लोग सेम कोर्सेज को फॉलो करने के बाद में आप उसमें कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हो, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में देखो एक पोर्शन यहाँ पर है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का है और यहाँ पर थर्मोकेमिस्ट्री है और उसके बाद में लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इनके बारे में यहाँ पर है। तो ये ऑल ओवर केमिस्ट्री का पोर्शन हो गया। इसमें इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इंक्लूडेड है। उसके बाद में एरोमेटिक और हाइड्रोकार्बन्स वगैरह भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री का आपने देखा कितना पोर्शन है, एक तो ये पोर्शन यहाँ पर केमिस्ट्री का है, उसके बाद में ये पूरा पोर्शन केमिस्ट्री का है। ये आपका किस में कवर होगा, सेक्शन ए में कवर होगा। उसके बाद में पेपर 1 का सेक्शन नंबर जो बी है वो है इंट्रोडक्शन टू फूड। तो इंट्रोडक्शन टू फूड में आप देखोगे कि यहाँ पर यानी कि ये पूरा पोर्शन लगभग फूड केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और फाइबर्स
और उसके बाद में जो आप देखोगे कि फूड न्यूट्रिशन वगैरह है। तो ये पूरा पोर्शन जो है ये फूड केमिस्ट्री का पोर्शन है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। तो इसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। जब आपको अपने आंसर्स लिखने होंगे तो वहां पर आप डायग्राम वगैरह बना सकते हो, ठीक है, फ्लो चार्ट वगैरह बना सकते हो और कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर वगैरह बना सकते हो, जिससे आप अपने आंसर को और अच्छा कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, ये सिर्फ बताई जाएंगी आपको कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हो। अगर आप उनको इंप्लीमेंट करते हो तो डेफिनेटली आप औरों से अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं फूड सेफ्टी का कुछ पोर्शन है इसमें, जिसमें हजार्ड एनालिसिस वगैरह आप पढ़ोगे। उसके बाद में फूड एडिटिव्स हो गया और फूड पैकेजिंग एंड लेबलिंग हो गया। इन सभी के लिए आपको बेस्ट से बेस्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जितना अच्छे से हम दे सकते हैं, ठीक है। जो भी पीछे एग्जाम हुए हैं उसके बाद में और अच्छे से हम क्या उसमें आपको एडिशन करके दे सकते हैं, इन सारी चीजों के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर जब हम बात करते हैं पेपर 2 की, तो यहां पर टोटल आपको 4 सेक्शन देखने को मिलेंगे। तो सेक्शन नंबर ए जो है पेपर 2 का, वो बात करता है इंट्रोडक्शन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि फूड टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग के बारे में इसमें आपको पढ़ना है। तो यहां पर पहली तो आपकी अप्रोच ये रहेगी कि प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन के बारे में आप पढ़ोगे कि एक कॉमन जो प्रोसेसिंग होती है या फिर प्रिजर्वेशन होता है जो फूड टेक्नोलॉजी में यूज होता है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है उसके बारे में आप पढ़ोगे। उसके बाद में जब आप आगे जाओगे तो यहां पर आपको टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि फ्रूट और वेजिटेबल्स के लिए क्या टेक्निक्स यूज होती हैं प्रोसेसिंग करने के लिए। बेसिकली प्रोसेसिंग का पर्पस क्या होता है कि किसी भी फूड की सेल्फ लाइफ को बढ़ाना, तो उसके लिए डिफरेंट तरीके के अप्रोच यूज होते हैं, डिफरेंट तरीके के टेक्निक्स यूज होती हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आप जैसे फ्लो चार्ट वगैरह बना सकते हो, कुछ कोई इंस्ट्रूमेंट का कोई डायग्राम वगैरह बना सकते हो अगर बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पर बनाना। तो इस तरीके से आप अपना स्कोर जो है वो बढ़ा सकते हो। उसके बाद में यहां पर देखो जैसे क्रॉप और हर्ब्स और स्पाइस प्रोसेसिंग के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद में जब आप टेक्नोलॉजी ऑफ मीट और जो फिश और पोल्ट्री और एग प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो भी टेक्निक्स वगैरह यूज होती है उनके बारे में आपको यहां पर बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी ऑफ सीरियल प्रोसेसिंग के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद में ऐसे ही आप देखोगे कि लेग्यूम और ऑयल सीड प्रोसेसिंग है। उसके बारे में मिल्क एंड डेयरी प्रोसेसिंग है। उसके बाद में आप देखोगे कन्फेक्शनरी और स्नैक्स को लेकर के जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, और यूनिट ऑपरेशन इन फूड प्रोसेसिंग कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको, जैसे कि क्लीनिंग हो गया, शॉर्टिंग हो गया, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ग्रेडिंग हो गया, मिक्सिंग हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया। तो इन सब के बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इनमें जितना बेटर हो सकेगा, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत टाइम है। तो अगर आप मेंस के लिए इनरोल कर रहे हो, कई सारे लोगों ने कर लिया है, तो अभी जो इनिशियली जो हमारा ऑफर वगैरह चल रहा है उसमें आप इनरोल करते हो, तो इस पोर्शन के लिए पेपर 2 के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ने के बाद में जब आपको लगेगा कि नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दे, फिर भी आपको लगता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए और कंटेंट चाहिए, तो भी वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। क्योंकि मेन यही है कि आपका जब तक आपको नहीं लगता है कि पूरी तरीके से चीजें कवर नहीं हो गई, तब तक आप हमसे बता सकते हो और हम उन सारी चीजों को कवर कराएंगे। उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपनी तरफ से पूरा करेंगे ही करेंगे। बाकी जो भी आपको लगता है कि उसमें कुछ एडिशन करना है वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद में सेक्शन नंबर बी है, जो इसमें नेशनल और इंटरनेशनल कोडेक्स स्टैंडर्ड्स की बात आती है। तो नेशनल और इंटरनेशनल दो टर्म्स हैं, दोनों को लेकर के यहाँ पर बात करनी है। तो यहाँ पर देखो, जब हम नेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो हमें अपने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI के बारे में अच्छे से पढ़ना है। उनकी जो स्टैंडर्ड्स बनाने का जो प्रोसेस होता है, जिसमें साइंटिफिक पैनल, साइंटिफिक कमिटी किस तरीके से इन्वॉल्व होती है और कौन कौन से स्टैंडर्ड्स जो हैं FSSAI बना सकता है, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। उसके बाद में स्ट्रक्चर, फंक्शन और ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन का क्या है वो हम पढ़ेंगे। बाकी जब इंटरनेशनल की बात आएगी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की, तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, CAC यानी कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। और उसके बाद में देखो, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन एक नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बट यहाँ पर इंडिया में भी कैसे इंडिया उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेट करता है, कैसे उसके साथ में कम्युनिकेशन करता है, तो उसके लिए हमारी कंट्री में एक ऑफिस बनाया गया जिसको हम बोलते हैं नेशनल कोडेक्स कॉन्टेक्ट पॉइंट, ठीक है, NCCP, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि बेसिकली इसका काम क्या होता है और कैसे ये कम्युनिकेट करते हैं कोडेक्स के साथ में, ठीक है। उसके बाद में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और SPS और TBT एग्रीमेंट के बारे में भी हम पढ़ेंगे।
फिर देखो सेक्शन नंबर सी जो कहता है वो कहता है कि कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं इन फूड प्रोसेसिंग में। वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हैं, जैसे कि अगर हम फूड की प्रोसेसिंग को फूड जो प्रोसेस फूड है उनको स्टोर करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ठीक है। ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में जीएम फूड यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहते हैं इसको लेकर के टॉपिक। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए जो बेसिकली टेक्निक यूज होती है जिसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या फिर उसमें जब अभी आप देखोगे कि जो हम जीन इंसर्ट करते हैं वो बैक्टीरियल जीन होता है, तो उसको लेकर के यहां पर देखोगे आप कुछ कंट्रोवर्सीज वगैरह हो सकती हैं, उसको लेकर के डब्ल्यूएचओ का क्या कंसर्न है, तो इस बारे में भी हम बात करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि जीएम फूड अगर हम बहुत लॉन्ग टर्म तक अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमारे अंदर में भी कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन चेंज होने के चांसेस हैं। ऐसा कंफर्म नहीं है, अभी ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है, बट हाँ चांसेस हैं, तो इसको लेकर के कंट्रोवर्सी होती रहती है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं इरेडिएटेड फूड के बारे में, तो उसके बारे में देखेंगे यहाँ पर क्या डोज रिक्वायर्ड होता है रेडिएशन के लिए और इसके लिए क्या लोगो यूज होता है और एफएसएसएआई की क्या गाइडलाइन है इसको लेकर के। फिर न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में और फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि फूड फोर्टिफिकेशन को लेकर के इंपॉर्टेंट क्या स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। जैसे कि आप देखते हो कि फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, एक बेसिक प्रोसेस होता है जिसमें हम कुछ न्यूट्रिएंट का एडिशन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं अपनी कंट्री में जो भी माल न्यूट्रिशन है, जो भी आप देखोगे कि जो बच्चे होते हैं जो भुखमरी की हालत में मर जाते हैं, बहुत सारा उनके अंदर में देखोगे न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, तो उन सारी चीजों को दूर करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स चलाती है, तो उसमें फूड फोर्टिफिकेशन आता है। तो फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे और बेसिकली राइस फोर्टिफिकेशन, मिल्क फोर्टिफिकेशन, इसमें क्या क्या हम ऐड करते हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में देखो कि आप यहाँ पर जो इमर्जिंग प्रोसेस टेक्निक्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे ओमिक हीटिंग और माइक्रोवेव हीटिंग वगैरह के बारे में। फिर है एनालिटिकल टेक्निक्स, जैसे कि आप देखोगे कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स होती हैं जैसे यूवी, आईआर, एनएमआर और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में आप देखोगे कि जैसे टीएलसी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, इन सब के बारे में भी आपको प्रॉपर डायग्राम के थ्रू चीजों को समझाया जाएगा, जिससे आप अपना आंसर और बेटर कर पाओ। फिर देखो अगर हम बात करते हैं लास्ट जो सेक्शन है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है कि अदर रिलेटेड एक्ट्स हैं, इसमें एक बीआईएस है, सीआरपीसी, आईपीसी है और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इनके लिए तो बेस्ट सोर्स यही हो सकता है जो गवर्नमेंट ने जो एक्ट प्रोवाइड किए हैं उस ओरिजिनल एक्ट को आप पढ़ो, और उसके लिए भी हम आपको वीडियोस वगैरह प्रोवाइड करेंगे जिससे आपको उसको समझने में आसानी हो, और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएंगी, ठीक है। तो आई होप अभी आपको एक समझ में आ गया होगा कि इस पर्टिकुलर एग्जाम को अपीयर होने के लिए, इसमें अपीयर होने के लिए आपको दिमाग में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली कि आपको क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीजें भी हमने लगभग अप्रॉक्स डिस्कस कर ली हैं। जब आप ज्वाइन कर लेते हो, अगर आप मेंस के लिए पढ़ना चाह रहे हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप जीएस वगैरह के लिए पढ़ना चाह रहे हो तो अगर आप बोलोगे तो स्पेसिफिक बुक्स के लिए मैं वीडियो बना दूंगा, या फिर आप कहीं अदर से कोचिंग वगैरह भी ले सकते हो अपने आसपास में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद में देखो मेंस का जो हमारा कोर्स है जिसमें हम आपको मेंस के बारे में जो चीज़ें कवर कराएंगे 2023 में जो एग्जाम होगा, हमारे पास में इनफ टाइम है, आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको डे बाय डे क्लासेस मिलेंगी, उसके साथ में आपको उनको पढ़ते भी जाना है जिससे आपको बर्डन ना लगे लास्ट टाइम पे, ठीक है। उसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे जो भी क्लास में पढ़ाए जाएंगे, आंसर राइटिंग, जैसे कि आपने कोई आंसर वगैरह, हमने क्वेश्चन आपको दिया, उसके बाद में आपने उसको लिखा, लिखने के बाद में आपने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया, उसका जो भी फीडबैक होगा वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे उसको रिव्यू करने के बाद। जो भी क्लासेस अपलोड होना स्टार्ट हो रही हैं वो 26 दिसंबर से स्टार्ट हो रही हैं, 26 दिसंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आप इसके लिए हमारा सो एजुकेशन का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी स्टूडेंट पहले ज्वाइन करते हैं, जो इनिशियल 200 जो स्टूडेंट होंगे, फर्स्ट 200 स्टूडेंट होंगे, उनके लिए यहाँ पर 700 का फ्लैट डिस्काउंट है, ठीक है। फ्लैट डिस्काउंट 700 का है यहाँ पर। अगर आप इस टाइम पे इनरोल करते हो तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा, बाद में इसका प्राइस इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो आई होप अभी आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी। कोई और डाउट है तो ये हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, जो कि है ये हमारा नंबर है, ठीक है। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो 8601635179, यहाँ पर डिस्प्ले भी हो रहा होगा, आप उस पर कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें आई होप अभी समझ में आ गई होंगी। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको कैसे करनी है, कैसे आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हो। बाकी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ऑलरेडी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सोच समझ करके इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है।
आई होप आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम की एलिजिबिलिटी को लेकर के क्वालिफिकेशन वही है जो अदर एग्जाम में होती है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्वालिफिकेशन जो है लगभग सेम है, बाकी कुछ अपडेट अगर आएगा क्वालिफिकेशन को लेकर के वो फेब में हमें पता चल जाएगा कोई फुल नोटिफिकेशन में, तो उसको लेकर के भी हम दोबारा से बात कर लेंगे अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।